सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का, वह कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, इन्फ्लेशन ऑन रिटर्न। ठीक है, 3 टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, इन्फ्लेशन ऑन रिटर्न। स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जहां पर रिस्क होगा वहां पर रिटर्न होगा, और जहां पर रिटर्न होगा वहां पर रिस्क होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस है। रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही मिलेगा। अगर सिंपल मीनिंग देखें रिटर्न का, तो रिटर्न को बोल सकते हैं रेफर्स टू एवरेज गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रेफर्स टू एवरेज गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रेफर्स टू एवरेज गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज गेन मतलब प्रॉफिट जो कि समय के साथ मिलता है, और समय जनरली 1 साल का हो सकता है, 1 साल से ज्यादा का हो सकता है, या 1 साल से कम का हो सकता है, लेकिन जनरली 1 साल का होता है। ठीक है, तो रिटर्न रेफर्स टू एवरेज गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सिंपल टर्म्स। ऑन द अदर हैंड सिंपल मीनिंग अगर देखें रिस्क का, तो रिस्क है रेफर्स टू द चांस डेट एन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जितना एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, जितना एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा उतना उसका रिस्क भी बढ़ते जाएगा। जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेगा उतना कम रिस्क भी रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या रेफर्स टू द चांस, रिस्क का मतलब चांस है यहाँ पर, डेट एन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न, जो कि एक इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली मिलता है, पैसा रिटर्न मिलता है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जितना एक्सपेक्ट किए है, मान लो अगर हम 10 रुपये का इन्वेस्ट किए है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 12 रुपया तो कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, अब 12 से मान लो अगर 14 रुपया मिल गया तो मेरा एक्सपेक्टेशन का एवब हो जाएगा। ठीक है, हम जितना एक्सपेक्ट किए तो उससे ज्यादा मिल रहा है, तो वो ज्यादा किस लिए मिला, क्योंकि हम रिस्क भी ज्यादा लिए थे। ऑन द अदर हैंड वो कम भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क का मतलब भी है ज्यादा से ज्यादा भी मिल सकता है और कम से कम भी मिल सकता है। ये सिंपल टर्म था रिटर्न और रिस्क का। नेक्स्ट जो सिलेबस में मेन टॉपिक है एग्जाम के लिए, वो है रिटर्न आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, रिटर्न 3 तरीका का होता है। रिटर्न आर ऑफ 3 टाइप्स। रिटर्न आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का है। पहला ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइप। सेकंड इज रिलेटिव रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न, एंड थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स। डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा। ये तीनों टाइप है किसका, रिटर्न का। पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में ROI, रेफर्स टू एक्चुअल गेन और लॉस। रिटर्न है, पहले सिंपल मीनिंग में बता दिया है कि रिटर्न का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, एक्चुअल गेन और लॉस, कितना हम गेन किए कितना लॉस किए, वही तो रिटर्न है। अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड यूज्ड फॉर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल डिसीजन। अर्न किए कहां से, इन्वेस्टमेंट से अर्न किए, यूज्ड फॉर इन्वेस्टर फाइनेंशियल डिसीजन। और वो कहां का पर काम आएगा, इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल सोच है, डिसीजन है, निर्णय है, फैसला है, उसके लिए जो अर्न कर रहा है वो क्या कहलाता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट में हम जितना इन्वेस्ट किए थे कितना रिटर्न मिला है, उसी रिटर्न को बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप इज रिलेटिव रिटर्न, रिलेटिव रिटर्न। ठीक है, क्या है रिलेटिव रिटर्न, ऐसा रिटर्न जो रिलेटिव है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, किससे रिलेट कर रहा है, रिलेटिव टू इट्स इनिशियल प्राइस। रिटर्न रिलेट टू इट्स इनिशियल प्राइस, जो इसका इनिशियल प्राइस मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो है, इनिशियल प्राइस मतलब जो स्टार्टिंग प्राइस है उससे रिलेट कर रहा है, और जो रिटर्न उससे मिल रहा है इनिशियल प्राइस है, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव रिटर्न। सो रिलेटिव रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिलेटिव टू इट्स इनिशियल प्राइस, दैट इज स्टार्टिंग प्राइस और बिगिनिंग प्राइस। लास्ट टाइप है रिटर्न का क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स। क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स, क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स, इंडेक्स पढ़े थे पहले वाला वीडियो में, पहले वाला क्लास में पढ़े थे। इंडेक्स मतलब क्या, जो मार्केट का पोजीशन दर्शा रहा है। वेल्थ, वेल्थ है कि नहीं है, कितना वेल्थ फुली है, कितना पैसा है उसमें मार्केट में। क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जो एडिशन हो रहा है ये होता है क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स, वेल्थ में मार्केट में जो पैसा वो कितना एडिशन होते जा रहा है उसका इंडेक्स जो होता है, वो भी एक तरह से क्या दर्शाता है, हम लोग को रिटर्न देता है, रिटर्न दर्शाता है, रिटर्न दिखाता है। मेजर्स द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रिटर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिवन एन इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इनिशियल स्टार्टिंग प्राइस में हम छोटा इन्वेस्ट किए है, ठीक है, उससे जो इन्वेस्ट मिलेगा उस पैसा को यूज करके हम फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फिर उससे जो रिटर्न मिलेगा उस पैसा को यूज करके फिर और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव हो रहा है, एडिशन आ रहा है, जितना रिटर्न मिला है उसी को यूज करके री इन्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। मेजर्स द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गिवन इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों टाइप कंप्लीट हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट्स कॉल्ड आरओआई, दूसरा था रिलेटिव रिटर्न एंड थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स। तो कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क में रिटर्न तो कंप्लीट हो गया, छोटा सा था। सबसे बड़ा जो हैवी टॉपिक है वो है टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क का बारे में सिंपल मीनिंग बता दिए थे, जो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा अगर मिल जाए तो वो रिस्क बियर करना पड़ता है। और रिस्क हमेशा हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस है, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट कम होने का भी चांस है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या है? दो टाइप का रिस्क होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक सिस्टम में रिस्क होगा, सिस्टमेटिक रिस्क। एंड सेकंड वन इज अनसिस्टमेटिक। पहला अगर सिस्टमेटिक है तो दूसरा सिस्टमेटिक नहीं होगा, जिसका मतलब है अनसिस्टमेटिक रिस्क। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिस्क एंड सेकंड वन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का दूसरा नाम है अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क मतलब क्या? दिस रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट सेगमेंट। रिस्क जो है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब कभी भी कुछ भी, कहां कुछ भी हो सकता है। आज अभी धूप है, थोड़ा देर में बारिश हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी है। इसका आइडिया कोई किसी के पास होता नहीं कि क्या होने वाला है। तो रिस्क हमेशा क्या होता है? अनसर्टेन। अनसर्टेन कुछ भी हो सकता है। दिस रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट सेगमेंट। कैसा रिस्क है? एक अनसर्टेनिटी वाला रिस्क है जो अफेक्ट करता है, असर डालता है किस पर? पूरा मार्केट सेगमेंट पर, एंटायर मार्केट सेगमेंट। दिस रिस्क इज द अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट सेगमेंट। पूरा मार्केट सेगमेंट को अफेक्ट करता है कौन? सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, इट इंक्लूड्स डे टू डे फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइस। इसमें क्या घुसा हुआ है? डे टू डे फ्लक्चुएशन, डेली जो अप डाउन हो रहा है स्टॉक का प्राइस में, वो इसमें आता है। किसमें? सिस्टमेटिक रिस्क में। अब ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है ये होता कैसे है और कौन सा कारण है इसका होने का? तो इसका कारण है मैक्रो कॉन्सेप्ट का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन। इंटरेस्ट आज 5%, कल 10%, 12%, 7% फ्लक्चुएट कर रहा है। पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क आ सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट को नया पॉलिसी ला दिया, उससे चेंज आ सकता है। तो ये सारा छोटा मोटा सोर्स है जो इफेक्ट करता है पूरा मार्केट सेगमेंट को। अब मार्केट इफेक्ट होगा तो रिस्क इफेक्ट होगा, रिस्क इफेक्ट होगा तो रिटर्न तो होगा ही इफेक्ट। तो ये पहला रिस्क था सिस्टमेटिक रिस्क। इसके अंदर सोर्स है बहुत सारा। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क है मार्केट वैल्यू रिस्क। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट वैल्यू रिस्क। मार्केट वैल्यू, एमपीएस, मार्केट पर शेयर हो सकता है, मार्केट पर डिवेंचर हो सकता है, मार्केट पर इंटरेस्ट हो सकता है, मार्केट प्राइस पर बॉन्ड हो सकता है। तो ये पूरा जो ओवरऑल है वो है फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट वैल्यू रिस्क। मतलब the risk of a decrease in the value of investment. The risk involves the decrease in the value of investment. Decrease in the value of investment. Decrease in the value of investment. ठीक है, मार्केट वैल्यू रिस्क इक्वल टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसमें डिक्रीज कर रहा है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटा देता है। कॉज्ड बाय, कारण क्या है? मैक्रो एनवायरमेंट, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है? सिस्टमेटिक के अंदर। सिस्टमेटिक के अंदर ही पहला पॉइंट है मार्केट वैल्यू रिस्क। तो इसमें मैक्रो एनवायरमेंट इसको अफेक्ट करता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू रिस्क के अंदर भी कुछ 2-4 पॉइंट है जो इसमें घुसा हुआ है, इंक्लूड है। तो पहला जो इंक्लूजन है इक्विटी रिस्क। इक्विटी में कितना डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसका रिस्क है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, एग्जाम में इसका क्वेश्चन दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका मीनिंग है डिक्रीज इन डेप्ट बॉन्ड सच एज डिवेंचर। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ व्हाट? किसमें डिक्रीज कर रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसमें मिलता है? इक्विटी में तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डिवेंचर में मिलेगा, या बॉन्ड में मिलेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज इन डिवेंचर बॉन्ड सच एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये सारा क्या हो जाएगा? जिसमें डिक्रीज हो रहा है ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें रेट का बात आता है, इंटरेस्ट का बात आता है, वो जो रिस्क बियर है कि कितना परसेंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द डिक्रीज इन डेप्ट बॉन्ड सच एज डिवेंचर्स। मार्केट वैल्यू रिस्क के अंदर ही जो पॉइंट है लास्ट, करेंसी रिस्क। ठीक है, करेंसी रिस्क को एक अनदर वे में प्राइस रिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, करेंसी रिस्क को अनदर वे में प्राइस रिस्क भी कंसिडर कर सकते हैं। तो करेंसी रिस्क मतलब नाम से पता चला कि करेंसी का कुछ झोल है इसमें। करेंसी मतलब इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीज, जापान का येन, ऐसे अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी है। कुवैत का दिनार,
ठीक है, इस टाइप से करके अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी है। तो चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज कर रहे, फॉरेन से कुछ सामान मंगा रहे, वहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है मनी वैल्यू का, तो वहां पर भी अगर कुछ अप डाउन हुआ तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, मार्केट में। मार्केट में असर पड़ रहा है मतलब रिस्क बढ़ जा रहा है, रिस्क बढ़ जा रहा है मतलब रिटर्न में भी इफेक्ट करेगा। पहला पॉइंट हो गया मार्केट वैल्यू रिस्क, ठीक है, सोर्स में। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, क्या लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क तो है कैसा रिस्क, लिक्विड का, पानी नहीं, मतलब लिक्विडिटी मतलब पैसा का, कैश का, कैश का रिस्क, मार्केट में कैश है कि नहीं, कितना कैश सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, वो सारा रिस्क आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क में, ठीक है। रेफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर टू एनकैश द इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ सेल इन मार्केट एट फेयर प्राइस। जितना रुपया में इन्वेस्टर बेचना चाह रहा है मार्केट में, अगर उतना में बेच लिया तो ठीक है, अगर नहीं बेच पाया तो उसी को क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद है इन्फ्लेशन रिस्क। इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर मनी वैल्यू जो है सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। जहां डेवलपिंग इकोनॉमी होगा वहां इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब डिक्रीज इन मनी वैल्यू, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब डिक्रीज इन मनी वैल्यू, मनी वैल्यू जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ मनी वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रिस्क आ जाता है, इन्फ्लेशन रिस्क। लास्ट जो रिस्क है सिस्टमेटिक का, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आता है हम फिर से इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि रिटर्न एक बार आ चुका है, ठीक है, तो फिर से इन्वेस्ट करने का मन करेगा, तो वही हो गया री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू इन्वेस्ट इन द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कम से कम जितना उसमें इन्वेस्ट किया गया उतना ही कवर हो जाए तो इंसान फिर से इन्वेस्ट करने लग जाएगा। अगर हम 100 रुपया लगाए, अगर 100 रुपया ही मिल जाए तो उम्मीद रहता है कि आज अगर 100 मिला तो कल 110 भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क है तो रिटर्न है। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क में क्या है कि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है हम फिर से इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बट इन द केस ऑफ ओनली प्रॉफिट, लॉस हो गया तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा। पहला टाइप हो गया सिस्टमेटिक रिस्क, और उसके अंदर जो एक मार्केट वैल्यू, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, री इन्वेस्टमेंट जो सोर्स था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड वन जो है रिस्क वो अनसिस्टमेटिक रिस्क। सेकंड वन जो है वो है अनसिस्टमेटिक, पहला था सिस्टमेटिक, दूसरा अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क का और भी 2-4 नाम है जो कि दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिस्क भी बोलते हैं, रेसिडुअल रिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या, अनसिस्टमेटिक रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क या रेसिडुअल रिस्क, चारों सेम है। मीनिंग देख ले रहे एक बार। अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी अनसर्टेनिटी, डेट गोज अलोंग विद द फर्म और इंडस्ट्री, डेट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी डेट गोज अलोंग विद फर्म और इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में अगर कुछ भी चेंज आया, कुछ भी झोल हुआ, कुछ भी अप डाउन हुआ, तो वहां पर कौन सा रिस्क आ जाता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई कंपनी था, उसमें एज ए इन्वेस्टर हम उसमें शेयर खरीद के रखे थे, लेकिन कुछ झमेला के कारण वहां पर जो एम्प्लॉयज है स्ट्राइक मार दिया कि हाँ काम करने नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पर रिजल्ट क्या हुआ, अब काम करने वो नहीं आ रहा है, मेरा तो शेयर फंस गया वहां पर, मेरा तो इन्वेस्टमेंट फंस गया। तो इस टाइप का रिस्क को क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसमें भी कुछ सोर्स है। पहला जो सोर्स है अनसिस्टमेटिक रिस्क का वो है बिजनेस रिस्क। समझ आ रहा है बात से ही कि बिजनेस रिस्क तो हो गए, बिजनेस में जो रिस्क है अप डाउन है वो किस में घुसेगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क में। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट द फर्म माइट हैव इनकर प्रॉफिट और लॉस, ठीक। बिजनेस रिस्क में क्या रिस्क होता है, दो ही होता है, या तो प्रॉफिट करेगा या तो लॉस करेगा। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट है जो कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क है। पहला डिमांड रिस्क, कोई बिजनेस है उसमें डिमांड तो मार्केट में बहुत है, लेकिन उसका फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है, जितना कस्टमर को चाहिए उतना डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर वो डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा तो प्रॉफिट नहीं कर सकता है, प्रॉफिट नहीं करेगा तो इन्वेस्टर के लिए खतरा है। फिर यहाँ कौन सा रिस्क आ गया, डिमांड रिस्क, बिजनेस रिस्क के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर है ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क बोलने का मतलब क्या है, डिमांड है, डिमांड हम पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं वैसा, ठीक है। मेरे पास ना मैन पावर है, ना मटेरियल है, ठीक है। या फिर अगर है भी तो मार्केट में उस चीज़ का कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि हम उसको खरीद नहीं सकते, हम उसको परचेस नहीं कर सकते, तो हम डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे।
और ना ही हम ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां से ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, वहां तक भी पहुंचने में हमको इश्यू आ रहा है, तो इस टाइप का रिस्क को क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तीसरा है टेक्नोलॉजी रिस्क। आजकल का टाइम में टेक्नोलॉजी को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बिजनेस है वो आज भी आदमी से ही काम करवा रहा है और दूसरा कोई अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़ा बड़ा मशीन से अगर काम करवा रहा है, तो ऑब्वियसली मशीन वाला काम ज्यादा अच्छा होगा, एक्यूरेट भी होगा, जल्दी भी होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट डिपेंड करा टेक्नोलॉजी पर, बिजनेस डिपेंड करा टेक्नोलॉजी पर, इन्वेस्टर डिपेंड कर रहा है बिजनेस पर। अब बिजनेस से अगर रिटर्न आया तो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, अदरवाइज क्या है, फंस जाएगा पैसा। तो पहला रिस्क हो गया बिजनेस रिस्क। दूसरा है फिनेंशियल रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है, फिनेंशियल रिस्क। नाम से पता चल रहा है कि फाइनेंस का यहाँ प्रॉब्लम होगा। refers to the risk that a firm where investor parks his investment fails to meet financial obligation by the firm। ठीक है, फेस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब फाइनेंस का दिक्कत हो रहा है कंपनी को, बिजनेस को। अगर कंपनी को ही फाइनेंस का दिक्कत होगा, पैसा का दिक्कत होगा, तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा फिर, रिटर्न कुछ नहीं। ठीक है, तो वहां पर जो पैसा फंस रहा है, दिस टाइप ऑफ रिस्क कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, इसको क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं या फिर डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या, बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। अगर हम बोल दिया कि जाओ उधार में सबको बेचेंगे, ठीक है, कोई मेरा बिजनेस है, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है और हम क्या है, पैसा नहीं ले रहे, उधार में बेचते हैं। मेरा सेल तो हो रहा है लेकिन उधार में होते जा रहा, पैसा मिल नहीं रहा है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक रिटर्न मेरा नहीं आएगा, जब तक मेरा रिटर्न नहीं आएगा तो इन्वेस्टर को हम क्या देंगे, फिर कुछ नहीं। चौथा नंबर पॉइंट है कंट्री रिस्क। कंट्री पर भी डिपेंड करता है। इसका मीनिंग क्या है, रेफर्स टू द चांस दैट ए कंट्री वॉन्ट एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट। एक कंट्री है, उसका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, ठीक है, वो जो फाइनेंशियल रूप से जो चाहता है, ठीक है, वो सारा कमिटमेंट अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या, कंट्री का प्रॉब्लम है। और उस कंट्री में जितना बिजनेस, जितना कंपनी है, वो जितना इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया होगा, एक तो कंपनी प्रॉफिट करेगा, बिजनेस प्रॉफिट करेगा, तभी इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है, अदरवाइज कैसे मिलेगा, फिर पैसा फंस गया। ठीक है, जो कंट्री का हवाले से अगर देखा जाए कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कंपनी सब मल्टीनेशनल कंपनी होता है, इंडिया में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, तो यहाँ पर भी रिस्क का बात आ रहा है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री जो रिस्क वेरी करता है उसको क्या बोलेंगे, कंट्री रिस्क। लास्ट जो है सोर्सेस ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क का पॉइंट, वो है इन्वेस्टर स्पेसिफिक रिस्क। इन्वेस्टर स्पेसिफिक रिस्क, इसमें दो पॉइंट आता है। पहला कंसंट्रेशन रिस्क, दूसरा है होराइजन रिस्क। पहला कंसंट्रेशन रिस्क, दूसरा होराइजन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क, होराइजन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क बोलने का मतलब है कि एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, एक चीज पर इन्वेस्ट नहीं करना है। एक चीज पर इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा कि एक ट्रे में जैसे सारा अंडा रख दिए, तो अगर वो फूटा तो सब फूट जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कंसंट्रेशन रिस्क में, व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज सिंगल that is more risky because of concentration only on one investment, which generally against a phase don't put all eggs in a single basket। Don't pull all eggs in a single basket। एक बास्केट में सारा अंडा नहीं रखना, नहीं तो फूटने का चांस हो जाता है। उसी तरह से एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना दो चार जगह करने से कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आ जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब, कंसंट्रेशन रिस्क मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर कंसंट्रेट करना, एक ही इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करना। होराइजन रिस्क, आज तो इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आने वाला साल में उसका क्या स्थिति होगा वो हमको भी नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता। ठीक है, तो होराइजन रिस्क रेफर्स टू एन अनफोर्सिन इवेंट दैट अफेक्ट्स द इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। आने वाला क्रेडिट, अगर मार्केट सही है तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ फिर। तो ये सारा था सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर सोर्स के अंदर वाला पॉइंट, फिर था अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, फिर उसके अंदर का पॉइंट, फिर उसमें जो डिटेल्स में था सब डिस्कस हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कंप्लीट है। उसके बाद जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रिटर्न, ये दो पॉइंट अभी बचा हुआ है। हाँ, सेकंड लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स को अगर रिटर्न के हिसाब से देखे या रिस्क के हिसाब से भी देखे, दोनों पर इम्पैक्ट करता है टैक्स। कैसे करता है, द रिटर्न इज कंप्यूटेड ऑन द एजम्पशन दैट देयर आर नो टैक्सेस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग जब कंप्यूटेशन करते हैं, जितना भी सारा सम करवाए हैं, कहीं पर भी टैक्स नहीं आया है। रिटर्न रिस्क का जितना भी सम किया, टैक्स का बात कहीं पर था नहीं। ठीक है, तो जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो
टैक्स हटा के कर रहे हैं। ऑब्वियसली जनरल सेल्स में भी जितना इनकम होगा सरकार तो छोड़ेगा नहीं, वो तो टैक्स काटेगा ही काटेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन रिटर्न, रिटर्न पर ही इम्पैक्ट होगा। जितना मिल रहा है उसमें तो टैक्स कटेगा। टैक्स कैसे करता है? कैपिटल गेन अगर किए, कैपिटल गेन का हिसाब से अगर हमको रिटर्न मिल रहा है कैपिटल गेन में अगर हमको रिटर्न मिल रहा है, टैक्सेबल है, सरकार पैसा काटेगा। इक्विटी डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है, एग्जेम्प्ट होता है लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अगर कुछ रिटर्न आता है तो वो डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है रिटर्न टैक्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज इम्पैक्ट ऑन रिस्क। रिटर्न किससे आता है? रिटर्न किससे आता है? रिस्क लेने से। रिस्क पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग जब सम बनाते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किए थे, रिलेटिव रिस्क किए तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले थे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले थे। ये सब अनचेंज होता है, लेकिन जब रिटर्न मिलता है टैक्स काटने के बाद रिटर्न चेंज हो जाता है। जितना रिटर्न पहले आया था टैक्स काटने के बाद उतना थोड़ी रहेगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न पर तो करेगा ही, रिस्क पर भी करेगा ही। ये सब हम लोग कर किस पर है? इन्वेस्टमेंट पर। किस पर कर रहे हैं? कर किस पर है? इन्वेस्टमेंट पर। अब इन्वेस्टमेंट पर जो इम्पैक्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है? टैक्स, इतना सारा टैक्स है, बचने का कुछ उपाय नहीं है। दूसरा टैक्स इंसेंटिव, ठीक है, टैक्स इंसेंटिव का वजह से कहीं पर थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। टैक्स इंसेंटिव में ज्यादा कुछ है ना, दो ही चीज आता है, डिडक्शन, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मिला तो बच जाएंगे, डिडक्शन मिला तो बच जाएंगे। डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जेम्पशन मिलता है अलाउंसेस वगैरह में, ठीक है। वो सब टैक्स इंसेंटिव है जिससे थोड़ा बहुत हम लोग बचाया जा सकते हैं, कितना ही बचा लेंगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये जो होल टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कवर हो गया। लास्ट पॉइंट, यूनिट 1 द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का लास्ट जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रिटर्न। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रिटर्न, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रिटर्न, इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन रिटर्न। आदमी इन्वेस्ट कब करता है? जब उसका टोटल इनकम जो है, ठीक है, सारा खर्चा से बढ़ जाए, ठीक है, जितना खर्चा किया है उससे ज्यादा का इनकम करेगा, कुछ ना कुछ पैसा बचेगा, उस पैसा बचा हुआ पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट, ताकि फ्यूचर में इनकम कर सके, ठीक है। 3 तरह का लोग होता है। एक हाईली मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? हमेशा पॉजिटिव रहता है कि अरे हम जितना भी रिस्क ले हमको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, एकदम कंफर्म पॉजिटिव इंसान, उसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक इंसान, ठीक है। सेकेंड वन, अगर इतना मिल जाए तो ठीक है, मतलब हम खुश, हम सेटिस्फाइड है, उस टाइप का होता है मोस्ट लाइकली। एंड थर्ड वन इज डरपोक टाइप का, ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, फिर इन्वेस्ट तो कर दिया, अगर नहीं मिला तो इतना तो मिलना चाहिए ना, पैसा डूब जाएगा, इस टाइप का जो सोच रखता है, नेगेटिव थिंकिंग थोड़ा सा होता है, पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो इस टाइप का लोग होता है, 3 टाइप का इन्वेस्टर होता है, ठीक है। बॉन्ड डिवेंचर पर क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट है, तो वहां पर ज्यादा झमेला का बात नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ा, एक कंट्री में अगर मनी वैल्यू कम हो गया इन्फ्लेशन के कारण, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पॉलिसी है ऐसा, ठीक है, जहां पर हम इन्वेस्ट किए, वो लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करें कि इन्फ्लेशन आ भी जाए फिर भी हम इतना % देंगे, तब वहां पर फिर जो इन्वेस्टर वो लूजर नहीं होगा, ठीक है। वहां पर ठीक है, बोल दिया है, एग्रीमेंट हो गया है कि हाँ तुम जितना कभी जो भी इन्फ्लेशन आ जाए, जितना भी इन्फ्लेशन आ जाए, रेट उतना ही रहेगा, रेट उतना ही रहेगा, कम ज्यादा करने का बात नहीं है, इसलिए टेंशन लेने का बात नहीं है, वहां पर ठीक है। फिर तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न का क्या है, असर क्या है इन्फ्लेशन रिटर्न पर, देयरफॉर नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न रिस्क फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम। अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि जनरली बोल ही देता है कि इन्फ्लेशन आए या जाए इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहां पर क्राइटेरिया सटीक बैठता है। इसी के साथ यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और तुम लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, वहां पर सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन सा पॉइंट कवर किया है। तो 3 वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट।